मैं इस वक्त प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इविक्शन स्टेट वायलेंस एंड हेट के नाम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हुई है और दिल्ली से एक डेलीगेशन आसाम गया था जिसने फैक्ट फाइंडिंग की है। उसी डेलीगेशन ने आज यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि किस तरह से आसाम में वहाँ की जो पुलिस ने दारंग जिले में जो 250 लोगों को जो इविक्शन किया है, जो लोग मारे गए हैं उनके लोगों से मुलाकात की, अस्पतालों का दौरा किया है और पूरे इलाके का जायज़ा लिया है। वहाँ के ज़िम्मेदार अफसरान से मुलाकात की और ये जानने की कोशिश की है कि सही मानों में वहाँ पर हुआ क्या है, कौन विक्टिम है और कौन जालिम है, ये बात जानने की कोशिश की गई और यहाँ पर आज इसी बात की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 1965 से लोग धौलपुर के उस इलाके में रह रहे हैं। धौलपुर 1, धौलपुर 2 एंड धौलपुर 3, ये 3 इलाके हैं। धौलपुर 1 से एविक्शन हुआ है जहां पर ये गोली चली और लोग मारे गए। धौलपुर 2 में नोटिसेस हैं और धौलपुर 3 में भी नोटिसेस हैं। ये वो इलाके हैं जिनमें 1965 से लोग रह रहे हैं। 1970 से उन्होंने वोट कास्ट किए हैं, उनके पास सरकार के आधार कार्ड हैं। धौलपुर 1 में जहां की मैं बात आपको बता रहा हूं कि जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको कोई नामो निशान नहीं मिलेगा, खेत मिलेगा, लेकिन एक बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग उस स्कूल की है जो तकरीबन 1980 से वहां पर मौजूद है और 1980 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, चुनाव आयोग का वहां पर पोलिंग स्टेशन रहता रहा और लोग वहां पर उसी गांव में वोट डालते रहे। रातों रात वो अचानक जो है अतिक्रमण बताया जाने लगा, कब्जा बताया जाने लगा। वो लोग जो 1965 से रह रहे थे, कहा गया कि ये लोग जो है इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या जो भी चीजें हैं, और उनको सुबह सुबह बुलडोज कर दिया गया। उसकी भी बात यह है कि 10 तारीख को नोटिसेस इशू हुई। जब हमने नोटिसेस पढ़ा, जब हम अपनी रिपोर्ट रिलीज करेंगे उस रिपोर्ट में नोटिसेस की भी कॉपी है। 10 तारीख को नोटिस इशू किए गए लेकिन किसी को भी नोटिस डिलीवर नहीं किए गए। नोटिस डिलीवर किए गए 19 की रात में 8 बजे और उसमें लिखा था कि 20 तारीख तक इस इलाके को खाली कर देना चाहिए। 10 तारीख का नोटिस 19 तारीख को दिया गया जिसमें कहा गया कि सुबह तक खाली कर देना चाहिए। सुबह जब हमारे फेमस चीफ मिनिस्टर के भाई एसपी दरांग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों से कह दिया कि आपके ऊपर हम गोलियां चला देंगे, स्ट्रेट गोलियां चलाएंगे, आपको इस इलाके को खाली करना होगा। जिसके नतीजे में लोगों ने कहा कि हिंसा नहीं हो, हम ये इलाका खाली कर देते हैं। उसके बाद लोग वापस आए, आई विटनेसेस हैं, टेस्टिमनीज हैं, रिपोर्ट में भी आपको टेस्टिमनीज मिलेंगी। लोगों ने कहा कि हम अपने बांस उठा रहे थे। मोइनुल हक, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मोइनुल हक ने, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि वो डंडा लेकर दौड़ता हुआ आया। अब जाहिर सी बात है कि कोई डंडा लेकर अगर AK-47 राइफल के सामने दौड़ता आया है तो या तो वो पागल होगा या उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा। तब हमने वहां के उसके घर वालों से, उसके गांव के लोगों से पूछा कि इतना ओवर इमोशनल आदमी कोई कैसे हो सकता है जो कि AK-47 के सामने डंडा लेकर आए। तो लोगों ने बताया कि वो आगे की तरफ अपना सामान उठा रहा था और पीछे से पुलिस वाले घुसे हैं और उसके घर के लोगों की पिटाई करनी शुरू करी और उसकी भांजी, जिसका तस्वीर भी आपको मिलेगा, उसकी भांजी का पुलिस वालों ने जब हाथ तोड़ दिया और उसके घर के सामान को तोड़ने लगे तब वो डंडा लेकर बाहर निकला, जिसको एक साथ 5 पुलिस वालों ने लगातार फायर किए और मार डाला। एक तो ये पार्ट हो गया कि पुलिस की भी अगर हम थ्योरी मान लें कि पुलिस की थ्योरी सही है तो एक बात कि 10 तारीख का नोटिस 19 तारीख को क्यों मिला। उसके बाद अगर हम दूसरी बात उनकी मान लें कि उसने डंडा लेकर अटैक करना चाहा तो चेस्ट इंजरी नहीं होनी चाहिए थी, लेग इंजरी होनी चाहिए, बुलेट पैरों में लगनी चाहिए, रबर बुलेट का इस्तेमाल होना चाहिए, डंडे की जगह डंडे लाठीचार्ज का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन सीधे फायरिंग करी गई। वीडियो आप खुद देख सकते हैं कि जो साउंड है वीडियोस में, वो साउंड ये नहीं बता रहा कि सिर्फ 5 लोग फायर कर रहे हैं, बल्कि साउंड उससे ज्यादा है। तो उससे लगता है कि जो 27 पुलिस वाले वहां मौजूद थे वो लगातार सब फायरिंग कर रहे थे। 19 लोग वो हैं जो सामने निकल कर आए कि हमको बुलेट लगी है, जिनमें से 9 लोग मेडिकल कॉलेज वहां पर एडमिट थे। अब इन मेडिकल कॉलेज में जो लोग थे वो 21 तारीख को 21
को सितंबर में मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने 27 को मेडिकल कॉलेज का विजिट किया तो पता चला कि 27 में आप वहां आपस में बात नहीं करते। 27 में उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, बुलेट इंजरी, बुलेट उनकी बॉडी में अभी भी मौजूद है। वहां पर एक महिला मौजूद है जिसके 2 गोलियां लगी हैं, एक बच्चा है जिसके 2 गोलियां लगी हैं, एक पुरुष है जिसकी टांग में 3 गोलियां लगी हैं। 27 तारीख तक उनका कोई ऑपरेशन या ऑपरेशन करके बुलेट रिमूव नहीं करी गई। 27 को हमने कई अधिकारियों से बात करी, कई लोगों से बात करी तो उन 3 लोगों की गोलियां निकाली गई, 3 की 28 तारीख को निकाली गई। लेकिन सरप्राइजिंगली एक काम और हुआ कि चांद महमूद जो सन ऑफ फजल अली है, 13 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, वो 17 साल के बच्चे को बुलेट यहां से कंधे से छीलती हुई निकल गई। और एक दूसरा आदमी है जो है असमत अली और एक सरफुद्दीन, ये 3 लोग ऐसे हैं वहां पर जिनके बुलेट अंदर नहीं गई थी बॉडी में, बल्कि बुलेट छीलते हुए साइड से निकल गई थी। तो 27 तारीख को पुलिस ने उनको हॉस्पिटल से जबरदस्ती डिस्चार्ज कराया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके साथ साथ एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी है कि मोइनुल हक जो आदमी जिसको मारा गया, उसके बेटे अशरफुल हक को पुलिस ने बोला हुआ है कि रोज उसको सिपाझार पुलिस स्टेशन में एपीआर होना है। तो शाम के 7 बजे वो जिसका बाप मारा गया है वो रोज एपीआर होता है। लोगों से उनसे पूछा जाता है कि तुमने किस जर्नलिस्ट से बात करी, किस मीडिया वाले से बात करी और किस एक्टिविस्ट से बात करी। जहां तक मीडिया का एक सेक्शन या एक वर्ग ये कह रहा है कि पुलिस पे हमला हुआ, तो मोइनुल हक का डंडा हमने देख लिया। आखिरी बात मैं इस पे कंक्लूड करूंगा कि जो 13 साल का बच्चा जिसके गोली लगी गर्दन पर और वो अपना आधार कार्ड लेने के लिए गया था और आधार कार्ड लेकर वापस आ रहा था, उसको एक स्कॉलरशिप मिली थी जिसमें आधार कार्ड सबमिट करना कंपलसरी था, इसलिए वो पोस्ट ऑफिस से आधार कार्ड बना था उसको लेकर आ रहा था। तो उसको उस भीड़ में उसको पुलिस ने गोली मारी। तो 13 साल का बच्चा कभी रेजिस्ट नहीं करता है, उसकी इमेजेस देख के भी आपको लगेगा। और उसके फादर और मदर उस दिन से बेड पे हैं, इनका इलाज चल रहा है कि वो उस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो ये तमाम फाइंडिंग्स हैं जिनकी डिटेल हमारे बाकी साथी बताएंगे और आपको रिपोर्ट में मिलेगी। शुक्रिया।